हाय ईशान, कहीं ना कहीं ये आपके कैरियर की सबसे चैलेंजिंग किरदार है। कितना आपको मतलब टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, क्योंकि उस वक्त आप बॉर्न भी नहीं थे। क्या था जहन में जब ये रोल आप तक पहुंचा, तो क्या कहेंगे? इस किरदार के कई सारे ऐसे पहलू हैं जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे। और मैं कहूँगा ये सिर्फ मेरे करियर का नहीं बल्कि मेरे ज़िंदगी का एक काफ़ी अहम अनुभव रहा। एक नज़रिया है आर्मी लाइफ का जो बहुत ही कम सिविलियंस को प्रिविलेज मिलती है कि आप उसे जी सकें, उसे अनुभव उसका ले सकें। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे मौका मिला आर्मी के साथ वक्त बिताने का। ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता साहब खुद हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और शूटिंग के वक्त भी शामिल थे हमारे साथ, और उनकी वजह से हमें बहुत डायरेक्शन मिला, बहुत प्रेरणा मिली और इनकरेजमेंट मिला कि हम सही दिशा में जा रहे हैं इस फिल्म के साथ। तो जाहिर है चैलेंजिंग तो था ही, फिजिकली भी चैलेंजिंग था। एक टैंक कमांडर का रोल लेना काफ़ी मुश्किल काम है, और एक फिल्म में उसे दिखाना एक रोमांचक अंदाज में, लेकिन एट द सेम टाइम उसे ऑथेंटिक बनाना एक चैलेंज था। पूरे एक्शन सीक्वेंसेस को एक टैंक में खड़े रहकर कमांड देते हुए कैरी करना एक चैलेंज था, और मुझे लगता है कि शायद ही युवा एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है सो अर्ली इन देयर करियर। तो ये मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी वाली फीलिंग मुझे थी इस रोल को लेते वक्त। बट आई थिंक दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला, और you know, sir was there himself to guide us through it. So yeah. Yeah, hi, Runa from Web Dunia. I like all of your films. I love the way you act. आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी फिल्म के समय में 71 वॉर दिखाया जाता है, म्यूजिक उस समय रैप म्यूजिक उसमें आपने डाला है, वो क्या कारण रहा? ब्रिगेडियर साहब, फिर उसके बाद आपसे फिर मैं पूछती हूँ, पहले आप बता दें। रैप हमने एक्चुअली हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, और एक खौफनाक जो एनवायरनमेंट था तब, और जब AR साहब और मैं उसकी जो म्यूजिक की डिस्कशन हो रहा था, तो हमने एक्चुअली एक चांट यूज करने की प्लान करी थी एक्चुअली, और जब वो चांट बनते रैप बन गया और उसमें भी एक्चुअली एक बहुत ही, ये एक्चुअली रैप नहीं है क्योंकि म्यूजिकली जो बात होती है, रैप एक्चुअली एक 4/4 होता है, ये हमने 7/8 में की है, अगेन टू क्रिएट वो जो डिसोनेंस जो होना था, वो एक वाइब्रेशन जो है, इसके लिए वो ट्रैक जब आप सुनेंगे तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करता है, उनकी जो नॉट ओनली द लिरिक्स ऑल्सो द वे AR साहब्स जीनियस, सो दैट वाज द आइडिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे देश के सबसे बड़े अगर वॉर हीरो कहा जाता है तो वो सैम साहब को कहा जाता है। आप मिले हैं उनसे, उनके साथ मुझे नहीं मालूम उसमें पोर्ट्रेल है या नहीं है, उसका पोर्ट्रेल है कि हमें वो देखना मिलेगा? मेरे पर्सनल फेवरेट है, इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी। जनरल सैम बहादुर बहुत ही बड़े जनरल थे और उस टाइम पे आर्मी चीफ थे। उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है दैट वाज ऑफ अ वेरी इलेक्ट्रीफाइंग नेचर। वो जिस भी यूनिट के अंदर और जिस भी फॉर्मेशन में वो पहुंच जाते थे, द एंटायर अटेंशन उनके ऊपर जो है फोकस होती थी। ही वाज आउटस्टैंडिंग लीडर, और मेरी मुलाकात उनसे हुई है एज अ कैप्टन इन 45 कैवलरी, और उसके बाद जो है नहीं हुई एक्सेप्ट मैनी ईयर लेटर, बट ही वाज अ ग्रेट कमांडर एंड अ ग्रेट सोल्जर। ईशान, आपसे जानना चाहूंगी, जितना भी मैं देखते हुए आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स कारगिल वॉर में थे, 71 वॉर में डेफिनेटली नहीं थे, तो आई कुड रिलेट कि आप भी वैसे ही हैं जैसे मेरे दोस्त हुआ करते थे। एट द सेम टाइम जो एरा आपने नहीं देखा हो जो एरा आपने नहीं देखा हो, जब आप उसको जी रहे होते हैं तो दो विचारधाराएं बनती है, पहले के 71 वॉर की और वो किरदार निभाने के बाद के 71 वॉर की। दोनों में कितना अंतर आया है? क्या कुछ अलग ऑब्जर्व करके आत्मसात किया? मेरे लिए इस कहानी में काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ना सिर्फ जिस पीरियड में ये फिल्म दिखाई गई है, वॉर की कहानी, एक परिवार की कहानी,
मैंने इससे पहले एक सूटेबल बॉय की है जो कि एक पीरियड पीस था 50s में, 50s की कहानी है वो। मेरा मानना ये है कि एक बार आपने अपनी सारी पढ़ाई कर ली, रिसर्च कर ली उस पीरियड के बारे में, उनका रहना सहना कैसे होता था, बोलने का अंदाज, जो रियलिटी थी सोसाइटी में, जो टेक्नोलॉजी थी, प्रोग्रेशन था, ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार समझ गए, उसके बाद जब आप उस किरदार में कदम रखते हैं तो एज अ लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोच के जिए कि हम एक ज़माने में जी रहे हैं तो फिर वो जीना ही नहीं हुआ। तो कोशिश यही है कि आप उस चीज़ को अपनाएं और अपना बना के कहें, क्योंकि कहानी हम आज के ऑडियंसेस के लिए कह रहे हैं। इस चीज़ का श्रेय मैं पूरी तरह से राजा सर और टीम को देना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह से इस पीरियड को क्रिएट किया, किस तरह की रिसर्च की, और इस टाइमलाइन को हम एक फौजी के नज़रिए से और इस वॉर के थ्रू देखते हैं। सो द आर्मी ट्रेनिंग वाज क्रिटिकल। सिर्फ ये समझना कि एक फौजी होने का मतलब क्या है, उसका उसकी डीपर मीनिंग क्या होती है आपकी ज़िंदगी में, वो ही समझना अपने आप में एक काम है। और उसके बाद में कम्स द वर्क ऑफ रिसर्चिंग के उस समय कैसे थे वो। But the biggest point of contact that we had and the biggest guidance we had was Sir himself, you know. So कहीं भी अगर कोई भी सवाल होता था किसी भी चीज़ के बारे में, he was very kind to make himself available for us. And Hi Ishaan. Hello, ma'am. When we had met you during Dhadak, you had said you would love to do massy films, you know. But somewhere we see that you have been drawn to unconventional roles, especially. How do you plan to change that, and what when will this is of course a massive film, but so far he has done unconventional roles. I'm joking. I'm joking. I've just tried to pick the best from the opportunities that I get, and when I say best, it's a personal thing. What I feel कि हाँ इसमें मैं शायद इस कैरेक्टर का जो सब्सटेंस है या जो फीलिंग है, इमोशन है, ये मैं दर्शा सकता हूँ, इसे मैं कुछ हद तक समझता हूँ, एंड आई कैन एंटर इनटू दिस कैरेक्टर इन सम वे और द अदर. Those are the characters that excite me. Filmmakers excite me more than anything. You know, मैंने सर की एयरलिफ्ट देखी थी and I knew that he is a filmmaker of a certain caliber. बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं हमारे. स्क्रिप्ट इसकी इतनी कमाल की थी, एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि आज के यूथ को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत ही गर्व वाला किस्सा है हमारे हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का. और आई थिंक इसके बारे में बात करना और चर्चा करना और इसके बारे में इसकी कहानियाँ कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज फार एज वॉर इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक आई एम नॉट somebody who I'm a pacifist, like sir says. I don't believe war is the answer always, but इस पर्टिकुलर जंग में हमने जो किया, जिस नियत के साथ में हमने इंटरवीन किया और हमने मदद की बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में, और उसके अगले ही दिन हम वो कंट्री छोड़ के वो ज़मीन छोड़ के आ गए वापस. ये बहुत मेरे मानने में बहुत ही नोबल एक्ट था और बहुत ही गर्व वाला किस्सा है. सो आई फील वेरी प्राउड कि ये कहानी का हिस्सा होने का मुझे मौका मिला, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये फिल्म लिमिटेड या अनकन्वेंशनल है. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वाइड एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी अंदाज में सबको प्रभावित करेगी, चाहे वो हिंदुस्तानी ऑडियंसेस हों या देश भर के. Soni ma'am, we have been seeing you in some wonderful roles now of late. Are you enjoying this phase of, you know, as an actor? I'm enjoying it thoroughly, and what's exciting me more and more is the different kinds of roles that are now coming my way. Roles I probably always wanted to do, and had I possibly been younger, you know, and it was today's time, you know, I think I would have got many different roles at a younger age as well. But anyway, I'm going with my flow, and it's wonderful. It's actually a blessing. It's something you can be very grateful for, because at this age,
very few actresses get work, and now suddenly in our country, you know, we are getting like, it's like more like an avalanche, the kind of roles which are just tumbling down. So, and so many actresses are benefiting from it, you know, of my age group. So I think it's wonderful. I think we're very, very blessed. Yes. Hello all, my name is Shrabanti. I'm from Anandabazar Patrika. My first question is to Soni ma'am. You know, you have started your career with films like 36 Chaurangi Lane, which is one of my favorite films. And when you are working with this young set of actors, you know, Ishaan, Priyanshu, and of course, director like him, what was your takeaway? How was the whole experience you will sum up of Pippa? I mean, it was wonderful because the actors are so good. Young actors of today are, well, I mean, I think we were really bad when we started out in comparison because we were, you know, things grow with each generation. So I'm like, okay, I have to really up my game now, be better and better and better, because there's also a certain expectation which comes when you've been in business for a while. Yeah. You know, so, but I never think of all that. When I get a script, I read it, I get excited, I learn my lines, and it's in that process where I then become the character, and that takes off from there. And Raja serving the director, sorry, sir, he wants me to call him Raja. Raja being the director was a great asset, because when a director knows what he or she wants, Aparna was also a director like that, by the way. She was very clear. No, you have to do it this way. But Rajesh is a little more, you know, I would say he knows what he wants, but he allows you a lot of space to create, to get there, to create that personality and fit it in with your own, and bring that, you know, breathe life into that character. I just really enjoyed working with the whole group and the whole team. We became like a family in a very short time, and then we didn't want to leave. I didn't want to leave. They were still shooting. I didn't want to leave. I said, what the hell, you know. But it was a great experience, and one which I really, you know, have very fond memories of. Yes. Okay. And my question is to Mr. Menon. Whenever we see a war drama, you know, I always have a complaint that most of the war scenes are shown in dark. So what kind of technicality you have used while shooting all those scenes? And also, you know, when you're watching a war film, I prefer a big screen. Yeah. That's what I feel as an audience. What is your take on that? So the first part of it, actually, both there are two big battles. There's a lot of action in the film, but there's two big battles in Pippa. Both were day battles. Although, to be honest, actually, the Garipur battle was early morning in a lot of fog, when in reality. But we used it for the day. We shot it for the day. No real reason why we did that. We did that because we felt it was the right thing to do, and I think what happens with the dark is you don't get a feeling for the place, and it's just a lot of burning lights that happen when you shoot war. So we've shot it. Technique-wise, it was a very challenging film to shoot because we were shooting tanks. Tanks are very high up, and the movement. We had an incredible technical team that worked wonders in terms of what we did. Also, we wanted to shoot as much as possible live and not use VFX. I'm not a big fan of VFX. I use VFX. I would like to think judiciously, to add, but not as the main source. So the idea is you shouldn't see VFX. So unfortunately, my VFX team never wins any awards, although they do the best work. You know, shout out to Viral. So we create environments. Of course, we have to do that, and there's some times when we do that. But in principle, I like to shoot in camera. Also for actors, I feel there's nothing like being in the environment and then creating that, because it's just so much easier than to act. So that's about the war. The second part of your question was, sorry, I missed it. On the big screen. Well, you know, you have to make different kinds of. The theater is my first love. To watch small, big, anything. I like going to a theater. But I think that between what happens in the theater, while your experience can be everything that it can be, it also limits the number of people who are going to watch your film. So you kind of make for me, the decision between, since, you know, Prime is relatively new thing for us, right? It's a few years that it's come into our lives. We didn't have this option before. But what it does is it's incredible. You know, I meet people now
out of the blue who come to me and talk to me about a film I made in 2008 called Barana, because it's still there and they have the opportunity to watch it. Do not have to go to the longevity, the life that a film gets is amazing, you know, because and end of the day, whether you watch it on a phone or you watch it on a TV, as filmmakers, of course, we want you to watch it in the biggest possible way with the best sound. But I think it's my job as a filmmaker for you to feel all that even on a phone. So, you know. Thank you. Hi, this side. This is it. Hi, this is Asta from Awesome TV, and my question is for Ishaan. Hi, Ishaan, hello. You can see me? Yeah. So basically, Ishaan, बचपन से ना हर लड़के का ड्रीम होता है आर्मी में जाना. एंड जब आपने वो वर्दी पहनी फौजी की फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या फील कर रहे थे आप, और क्या आपका भी कुछ ऐसा सपना था? अभी आप हीरो हैं ही, बट जो रियल लाइफ हीरोज होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है. सो हाउ वाज द होल फीलिंग? नहीं, हीरो जो लफ्ज है उसका मतलब ही बदल जाता है. एंड आई थिंक अलग ही एहसास होता है एक वर्दी पहनने का. एक जिम्मेदारी की फीलिंग होती है, और एक तरह से देयर इज पर्पस, यू नो, दैट यू फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस. एंड वी टुक दिस वेरी सीरियसली, वी डिडंट टेक इट लाइटली. हमने 2 ट्रेनिंग कैंप्स किए आर्मी के साथ इन प्रिपरेशन फॉर दिस फिल्म, एंड इट गेव अस दैट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन. जब आप किसी चीज को दूर से देखते हैं तो वो एक अलग रूप लेता है, और जब आप पास से जाकर उसको महसूस करते हैं, यू रियलाइज देयर इज सो मच मोर एंड देयर इज सो मच डीपर विद इन, एंड देयर इज अ ह्यूमन बीइंग इनसाइड एवरी सोल्जर. एंड it takes great grit and determination and purpose and courage to do what they do every single day. You know, they wake up with that every single day. तो उस बात की जिम्मेदारी, उस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास हमेशा था. Also, there is a certain element of swagger and elan that you know, Cavaliers especially carry very close to their chest, and it's a part of the life and the lifestyle, you know. So उस चीज़ को समझना और फिर उस चीज़ को embody करना बहुत important था हमारे लिए, and the army was the direct source to understand that. जहाँ तक रही बात हीरोइज्म की, मैंने पहली बार जब बलराम सर से बात की थी तो वो जूम कॉल के जरिए हमने कनेक्ट किया था एक दूसरे के साथ. एंड आफ्टर आई टेकन ऑन द फिल्म, आई रिक्वेस्टेड द मेकर्स कि मैं एक बार बलराम सर से बात करके उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा, और यू नो, जस्ट टू मेक अ कनेक्शन. एंड दे वर काइंड इनफ टू ऑब्लाइज. और मैंने पहले मीटिंग में उनके साथ बात करते करते एक बात ऐसे छेड़ दी, ऐसे ही कह दी कि सर, आई होप यू डोंट माइंड, आई विल बी बम्बार्डिंग यू विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. And he said, well, young man, you'd be very happy to know that one is quite used to bombardment of another kind. You know, तो हमारे लिए वो एक लफ्ज है, एक creative expression है, और उनके लिए it's a lived memory. So they really are the real heroes, and it's a privilege to tell their story. Yeah. हेलो राजा सर, मेरा सवाल आपसे है सर. आपने अभी तक सर काफी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग विथ नो छोटे एक्टर्स का मतलब है सर आप काफी यंग है, काफी हैंडसम है, काफी गुड लुकिंग है, काफी डैशिंग है. तो आपने क्या पोटेंशियल देखा ईशान के अंदर, क्योंकि ये रोल काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला था. ईशान का पोटेंशियल जो है हमने देखा है धड़क से लेके, उससे पहले जो मैंने देखा था एक्चुअली मजीद मजीदी की जो फिल्म है उसमें बियॉन्ड द क्लाउड्स, जो मैंने गोवा में फिल्म फेस्टिवल में देखा था, तभी मुझे समझ में आया था इस लड़के में कुछ है, एक आर्टिस्ट है अंदर. और उसके बाद जब हम मिले तो तब समझ में आया कि मेहनती है, डिसिप्लिन है, और वो डीप डाइव करता है. जो भी कर रहा है वो या तो 100% देता है या तो नहीं करता. सो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था. दूसरी बात ये थी कि जब बलराम सर तब 1971 में 26 इयर्स के थे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक कैप्टन जो है वो उसी उम्र का हो, क्योंकि हम सिनेमैटिक लाइसेंस लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉक्स ऑफिस एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स. मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि ये फिल्म ट्रू हो, कि ऑथेंटिक फिल्म बनाए हम लोग,
और उसके लिए ईशान से अच्छा मेरे एटलीस्ट विजन में और कोई नहीं था. तो व्हेन ही एग्रीड टू डू इट, आई थिंक एंड I'd have absolutely no regrets. I would do it again 10 times more over, because I think we've had the greatest relationship. As we're friends. He's a child compared to me, but we're still friends. And as an actor, very collaborative, and just had the best time, not only with him but all the actors on this film. It has been definitely the best experience of my life as a filmmaker. ईशान सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे है. मैंने ट्रेलर देखा, आप काफी अच्छे दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में. आपके साथ लिविंग लेजेंड मौजूद थे, तो कितना हेल्प मिला आपको रोल प्ले करने में? बहुत ही ज्यादा. जैसे आप इमेजिन कर ही सकते होंगे. आई मीन आमतौर पे ऐसा नहीं होता जब आप किसी की कहानी रचा रहे होते हैं एंड समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि वो खुद आपके साथ मौजूद हों और आपका हाथ लेकर चलें. आई थिंक इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ बिग गिफ्ट एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन एक्टर. और इससे मैं बढ़कर ये भी कहूँगा कि इन्होंने हमें वो फ्रीडम ऑफ स्पेस भी दिया कि हम अपने आप को एज आर्टिस्ट एक्सप्रेस कर सकें और इनकी कहानी लेकर अपने अंदाज में कह सकें. I think hopefully he felt some sense of trust in us that हम उनकी कहानी लेकर उसको मोड़ के मड़ोड़ के उसका कुछ कचुम्बर नहीं बना देंगे. We were very committed from day one that we try and make it authentic and we make it real, and it's a fitting tribute to his experience of the war. पर मुझे नहीं लगता कि पिप्पा would be the same film अगर हमें आर्मी का सपोर्ट और स्पेशली ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता सर का सपोर्ट नहीं होता. मेरा सवाल राजा सर से. इस फिल्म को बनाते समय सर कितना सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई थी और साथ ही फैक्ट्स को मेंटेन करने पर कितना ध्यान दिया गया? सिनेमैटिक लिबर्टी कितनी ली गई और साथ ही साथ जो फैक्ट्स है उसे मेंटेन करने में कितना ध्यान दिया गया? क्योंकि जब एक ऐसी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जुड़ जाती है. और इसमें ब्रिगेडियर सर से आपको कितनी मदद मिली है इस पूरे काम? बहुत, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब वहाँ थे. ब्रिगेडियर साहब ने मतलब एक्सपीरियंस की है और गवाह है, तो जाहिर है हमने बहुत बात की और वो जितना हो सकता है हमने ट्राई किया कि ऑथेंटिक रखें. सिनेमैटिक लिबर्टी हमने फैमिली के साथ ली है थोड़ी सी, क्योंकि वो फाइनली 2 आवर्स की फिल्म है तो हम इतना ही दिखा सकते हैं. कुछ नॉन वॉर इवेंट्स को लेके हमने सिनेमैटिक लिबर्टीज, वो कहानी मतलब आगे जाने के लिए हम कभी कभी कुछ ऐसे यूज किए हैं. बट अदर देन दैट मोर और लेस ऐसा नहीं है कि वॉर में एग्जैक्टली टैंक यहाँ से यहाँ गए, वो वाला नहीं है. बट जो हुआ था मतलब इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री नहीं है. बट बाकी जो वॉर में जो अहम चीजें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो हमने मोर और लेस आई थिंक ऑथेंटिक ही रखा है. और जो इवेंट्स हुए थे. हाय ईशान जी, लोकेश चंद्रा बोल रहा हूँ. ये काफी समय बाद आपने वापसी की है, तो क्या रीजन रहा? वापसी की है? अभी तो आया हूँ. नहीं, फिल्म काफी टाइम बाद काफी सिलेक्टिव, तो क्या रीजन रहा? काफी सिलेक्टिव होने काफी टाइम बाद मतलब आप सर सिलेक्टिव रोल्स कर रहे हैं. सिलेक्ट तो सबको ही करना पड़ता है. चाहे आप किसी चीज का ऑडिशन दे रहे हो कि आप सिलेक्ट करें कि मैं इसमें कोशिश करूं, यहाँ कोशिश करूं, या आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है और आप चूज करें उसमें से. हाँ, मेरे फिल्मों के बीच में वक्त थोड़ा ज्यादा रहा है शायद. मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने नजरिए से मुझे जो मौके मिल रहे हैं उसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुनूं, ताकि मैं इन्वॉल्व रह सकूं और स्टिमुलेटेड रह सकूं और इंटरेस्टेड रह सकूं और बोर ना हो जाऊं और आपको एक आधी पौनी हाफ कुक्ड परफॉर्मेंस ना दूं. यही कोशिश रही है मेरी. अब जाके अपने में एक हद तक आई थिंक रीअश्योरेंस और सेल्फ बिलीफ थोड़ा बड़ा है कि हाँ यार, काम तो आई थिंक टेस्टिमोनियल से बड़ा है कि जिसके साथ काम किया है कि काम आता है थोड़ा बहुत. तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादा काम करूं, लेकिन हाँ, मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है कि मैं एक फिल्म को एक वक्त में करूं और एक कैरेक्टर को अपना पूरा वक्त दूं, पूरी एनर्जी दूं, और उसके बाद आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ताकि अगर मुझे कोई लिबर्टीज लेनी है, कुछ बदलाव करने हैं, फिजिकली भी हों, वो मैं कर सकूं.
यू नो ऐसा ना हो कि अरे इस फिल्म में मैं तो ऐसा लगा था, तो अब मुझे परसों जाके उसकी शूटिंग करनी है, तो अब मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता है या बाल नहीं बढ़ा सकता है या कुछ. तो that's one factor which is why I like doing you know, and it's not only the physical thing, more than that it's a lived experience. एक emotional चीज होती है, आप उस कैरेक्टर को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके साथ जीते हैं थोड़ा वक्त, तो मुझे वो वक्त देना पसंद है. उसके अलावा ये दूसरों के हाथों में भी होती है चीज, इट्स नॉट जस्ट इन माय हैंड्स. ये ऐसा तो नहीं है कि मैं चुन के ब्रेक्स लेता हूँ कि अब मैंने काम कर लिया 6 महीने, अब मैं 4 महीने ब्रेक लूंगा. मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है. मुझे रोज काम करना है और मुझे रोज अपने ऑडियंसेस को एंटरटेन करना है, एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज. और मैं कोशिश जरूर ये कहूँगा, अगर आपको काम पसंद आए और आप सराहें और यू नो, तो फिर मुझे शायद मौके और मिलेंगे, यू नो. सो इट्स नॉट ओनली इन माई हैंड्स. नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज शिव द्विवेदी एंड आई एम फ्रॉम लेटेस्टली. मेरा सवाल आपसे था कि इस तरह की फिल्में, पैट्रियोटिक फिल्में और वॉर ड्रामा फिल्में ऑडियंस ने देखी है और पसंद भी की हैं. एक ऐसी क्या चीज़ थी जो स्क्रिप्ट में आपको लगा कि ये मुझे दिखाना चाहिए, ऑडियंस के पास ये मूवी जानी चाहिए? क्या ऐसा संदेश? स्क्रिप्ट तो हमने लिखी है, तो मतलब हमने एक इस कहानी में क्या है कि पहली बात पेट्रियोटिक का मतलब क्या है वो तो हमको पूछना पड़ेगा ना. तो ये जिंगोइस्टिक तो है नहीं, ये एक इवेंट है जहाँ पे इंडिया के इंडियन फोर्सेस जो है एक दूसरे कंट्री को लिबरेट करने के लिए, लिबरेट फ्रॉम अ जेनोसाइड एंड लिबरेट फ्रॉम अ पावर टू गिव देम देयर फ्रीडम. वो कहानी यूनिक, मतलब आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसा कभी हुआ है, और ना कि मैंने कुछ ऐसे कोई कहानी मैंने कभी सुना नहीं है. तो ये यूनिक कहानी है ही अपने आप में. तो जब ये मुझे चांस मिला कि ये कहानी मैं सिनेमा के दौरान लोगों के सामने लेके आऊं, तो मैं ना कहने की उसमें कोई चांस ही नहीं था. दूसरा एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, हमारी फिल्म में एक लाइन है जो हमारे डायलॉग राइटर साहब ने, रविंदर सर ने लिखी थी, बहुत प्यारी लिखी थी. जब एक सोल्जर अपने ट्रूप्स को ये जंग की अहमियत समझा रहा है, यानी सर कि ये पूरी दुनिया में कभी कोई भी जंग किसी और देश को आज़ाद करने के लिए नहीं लड़ी गई है. तो ये एक मिसाल थी, ये बहुत बड़ी मिसाल थी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस. ऑडियंस इस ट्रेलर को काफी पसंद कर रही है और आपके घर में सुपरस्टार्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था ट्रेलर देखने के बाद? और आई थिंक ट्रेलर उन्हें काफी पसंद आया. I got a call about 2 minutes after it dropped. So. Oh yeah? From whom? From so there you go. Wow. He didn't call me, but he called him. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है. आपने बैटल ऑफ गरीबपुर जो है, जो सब्जेक्ट उठाया है, उसमें मतलब कौन सी बात ऐसी थी कि आपको मतलब लगा कि ये ऑडियंस को दिखानी चाहिए? इसमें इमोशन क्या था? क्या पहली बात यह है कि एक टैंक टू टैंक बैटल, क्लोज रेंज बैटल थी ये. एक्चुअली बहुत क्लोज. नॉर्मली टैंक बैटल्स, आई मीन मैं गलत आदमी हूँ एक्चुअली, बट एनीवे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर. टैंक टू टैंक बैटल्स जो है बहुत दूर से होते हैं, बिकॉज टैंक का जो रेंज होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज होती है. ये क्लोज क्वार्टर टैंक बैटल थी, 100-200 मीटर 300 मीटर की दूरी में इनफैक्ट सम ऑफ द शॉट्स. दूसरी बात, टैंक बैटल हमने कभी देखा नहीं है सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एटलीस्ट. तो ये 2 चीज़ें, गरीबपुर बैटल एज ए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत ही अलग रहेगी. और तीसरी बात यह है कि पिप्पा जो है एम्फीबियस टैंक है, तो मैंने तो कभी कहीं भी फिल्म में नहीं देखा है कि टैंक तैर रहा है. तो वो एक शॉट के लिए मैं पूरा पिक्चर करने के लिए तैयार था. Hi, this is Mohnish. My question for Sony ma'am. So ma'am, whenever we talk to star children, we always ask them, do you discuss your project with your parents? So now I want to ask you, do you ever discuss your project with your daughter? Sometimes yes. हमारा ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि we get very little time together because we live in separate houses, right? So that is the main challenge. When she was living with us, yes, there was a lot more discussion. But now वो थोड़ी फोन उठा के बोलती, मम्मी एक प्रोजेक्ट है देखो, blah blah blah. We hardly have time to
mostly आजकल का हमारा discussion ये है कि she gives me a video call in the morning to say hello to her daughter. So that is my interaction with her. Sort of probably begins and ends there. But yeah, whenever we get the chance, definitely, because I think we've actually always been that family who has sat down on the dining table and never talked about movies. But when it comes to projects, there is always a discussion which does take place, so inevitably, and there are certain things she's shared and taken opinions. But I think one thing about Alia is that she's very clear about what she likes and what she doesn't. She responds very with her gut. So it's not about the size of the project, it's not about even the size of her role. It's about how she feels towards the project and what she feels that is going to give her as an actor. And I think that decision she makes more or less herself, not even with her management team. So yeah. Your reaction to her winning the national award? Last question. Obviously, I'm a proud mom.